नमस्कार दोस्तों, आज हम अकाउंट्स का एक टॉपिक लेंगे, बैंक रिकन्सिलेशन सिस्टम। बैंक रिकन्सिलेशन सिस्टम सुनते ही लगता है कि भाई बहुत ही कुछ मुश्किल सा बता रहे हैं, बट बैंक रिकन्सिलेशन सिस्टम अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़ें, इट इज़ जस्ट लाइक मैचिंग योर स्पेंडिंग ऑफ मनी विद द रिटर्न रिकॉर्ड्स। ओके, देखिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। वट एवर check you have deposited in the bank, it will be credited in your account. Whatever amount you are getting withdrawn from the bank, it will be given by the bank to you. So there are two type of transaction with the bank, एक देना एक लेना. Other than this, there are transactions which are debit of मनी बाय लेवी ऑफ बैंक चार्जेस लगा देता है बैंक, एंड क्रेडिट ऑफ मनी बाय ग्रांट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज देता है बैंक. ठीक है. नाउ व्हाट हैपन्स, देयर आर एंट्रीज विच कम्स एट द एंड ऑफ द मंथ, लाइक ऑन 27th you have deposited a check but it has been credited on the next first of the month. ओके, तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम होती है जब आपने बैंक में लास्ट डेट में पैसे जमा कराए हैं, बैंक ने कुछ दिन बाद क्रेडिट किए, बैंक ने अचानक से इंटरेस्ट लगा दिया, आपको पता नहीं चला, बैंक ने बैंक चार्जेस लगा दिया, आपको पता नहीं चला. इस तरह का बैंक रिकन्सिलेशन एक स्टेटमेंट है जो कि आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट होम या रिकॉर्डेड एट ऑफिस को बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक से मैच करने का एक तरीका है. Let us see the definition. Bank reconciliation system is a process used to compare the bank statement with the company's own financial records to ensure that they match. Now, in companies we make tally entries, cash book, and bank enters those entries in the passbook. ठीक है, तो दो जगह पे एक ही तरह की एंट्री की ट्रांजैक्शन हो रही है. आपने कैश बुक में 1 तारीख को लिखा कि आपने चेक एक सप्लायर को दिया है, बैंक ने वो चेक सप्लायर के थ्रू 5 तारीख को रिसीव किया, बैंक ने 5 तारीख को एंट्री की, पैसे आपके अकाउंट से 6 तारीख को कटे. तो अलग अलग डेट पे उस चेक की एंट्रीज हो रही हैं. ठीक है, तो इसके मैचिंग को बैंक रिकन्सिलेशन सिस्टम बोलते हैं. Businesses and individuals maintain their own records of transactions, but sometimes difference arises due to reasons like bank charges, pending checks, or direct deposits. The reconciliation process helps identify and correct these discrepancies. तो अभी जैसे मैंने बताया, कुछ एंट्री जैसे बैंक चार्जेस, पेंडिंग चेक, इंटरेस्ट, क्रेडिट, डायरेक्ट डिपॉजिट्स, इनकी वजह से डिफरेंस आ जाता है बैंक के स्टेटमेंट में और आपकी कैश बुक में. तो उसके रिकन्सिलेशन को बैंक रिकन्सिलेशन सिस्टम बोलते हैं, जिससे करेक्टनेस आती है और डिस्क्रिपेंसीज को आप ठीक कर पाते हैं. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? वैसे तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि पहला है एरर डिटेक्शन, जो कि मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए होता है. फ्रॉड प्रिवेंशन, किसी ने कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन कर दी है, अगर आप बैंक रिकन्सिलेशन टाइम पे बनाएंगे तो वो पता चल जाएगा. एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं आपकी एक्यूरेट बनेंगी. कैश फ्लो मैनेजमेंट हेल्प्स ट्रैक अवेलेबल कैश, तो आपके कैश को ट्रैक करने में हेल्प करेगा. नाउ कम्स टू हाउ डज इट वर्क. पहले आपको बैंक स्टेटमेंट लेनी है और कंपनी का रिकॉर्ड लेना है. कंपेयर ट्रांजेक्शन्स टू फाइंड मिसमैचेस. अब इन दोनों को मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे और मिसमैचेस को पता चल जाएगा. एडजस्ट फॉर बैंक चार्जेस, पेंडिंग चेक्स एंड डिपॉजिट इन ट्रांजिट. अब एडजस्टमेंट करनी होगी बैंक चार्जेस के लिए, इंटरेस्ट क्रेडिट के लिए, पेंडिंग चेक्स के लिए एंड डिपॉजिट इन ट्रांजिट. ठीक है. अच्छा, करेक्ट एरर्स एंड एंश्योर बोथ बैलेंस मैच. तो अब आपको गलतियों को ठीक करना है और देखना है कि दोनों बैलेंस मैच हो जाएं.
कॉमन रीजंस फॉर डिफरेंसेस, कॉमन रीजंस क्या है, ये सबसे बड़ी बात है मेन। चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, देखिए बैंक रिकन्सिलेशन सिस्टम में यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड इन द बैंक, है ना। तो इस तरह की लैंग्वेज मिलेगी। तो पहला चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड, तो आप इसका मतलब है चेक इशू किया आपने, किसी को पेमेंट किया आपने। ए बिजनेस में इशू ए चेक एट द एंड ऑफ द मंथ बट द रेसिपिएंट डिपॉजिट इट इन द नेक्स्ट मंथ कॉजिंग ए टेम्परेरी डिफरेंस। इस तरह की आप एंट्री हम ऊपर बात कर चुके हैं, यानी कि मंथ के लास्ट में चेक डिपॉजिट किया, उसकी ट्रांजेक्शन बैंक ने अगले मंथ में की। डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट, मनी डिपॉजिटेड एट द बैंक मे नॉट अपीयर इन द स्टेटमेंट अंटिल द नेक्स्ट वर्किंग डे। तो सेम ही है ऊपर जैसा, उसमें क्या है, हमारी पेमेंट कटनी है, इसमें पेमेंट आनी है। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, द बैंक में डिडक्ट चार्जेस और ऐड इंटरेस्ट विदाउट इमीडिएट नोटिस टू द बिजनेस। तो ये तीन तरह की बातें हैं जिसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं बैंक रिकन्सिलेशन सिस्टम में। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ XYZ ट्रेडर्स एज ऑफ अप्रैल 30, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एज पर द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस इज 2 लाख रुपीज़, तो बैंक बैलेंस 2 लाख, एड चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है, ये हमें चेक मिले हैं, हमने डिपॉजिट किए हैं लेकिन हमारे अकाउंट में भी पैसा आया नहीं है, उसे ऐड कर लो। कस्टमर्स चेक डिपॉजिट ऑन अप्रैल 30 25,000, एड इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1,000, लेस चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड, ये हमने एक्सपेंडिचर किया है, चेक दिए हैं सप्लायर को 15,000 का लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ, बैंक चार्जेस डिडक्टेड 1,000, ठीक है। तो यहाँ 2 लाख प्लस 25,000 प्लस 1,000, 2,26,000 माइनस 16,000 इक्वल्स टू 2,10,000। तो एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक इज 2,10,000। एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन BRS। तो स्टार्टिंग बैलेंस, द बैंक स्टेटमेंट शोज 2 लाख, एड 25,000, एड 1,000 फॉर इंटरेस्ट, 25,000 इज फॉर चेक डिपॉजिटेड। तो दोनों रिसीट है हमारी, ऐड कर लिया, 2,26,000 बन गए, लेस 15,000 जो एक्सपेंडिचर है हमारा, ठीक है, 1,000 जो बैंक चार्जेस हैं इनको लेस कर देंगे। 2,26,000 बना था, 16,000 लेस किया, 2,10,000 फाइनल रिकनसाइल्ड बैलेंस। ये फाइनल कैश बुक बैलेंस बिकम्स 2,10,000 मैचिंग द कंपनीज रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ एक कन्फ्यूज़न आ रही होगी आपको कि भाई वो अभी तो ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, भाई ये पैसे तो आए नहीं है। तो लेकिन जब बैंक रिकन्सिलेशन सिस्टम एट द एंड ऑफ द मंथ बनता है तब तक वो ट्रांजैक्शंस हो चुकी होती हैं, ठीक है। तो बैंक में बैलेंस कुछ होगा और आप जब ये एंट्रीज कर लेंगे अपनी कैश बुक में प्रोसेस, तो आप स्टेटमेंट के हिसाब से करेंगे। स्टेटमेंट के हिसाब से करने पे क्या होगा, आपका कैश बुक का बैलेंस टैली हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो एंट्रीज हैं, जो बैंक ने क्रेडिट एंट्री या डेबिट एंट्री की हैं जो आपको नहीं पता थी, वो कैश बुक में आप एट द एंड ऑफ द मंथ कर लेंगे। इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू गेट द बैंक स्टेटमेंट इशूड एवरी मंथ फ्रॉम द बैंक। हर 31st 30th को आप स्टेटमेंट लें और उसे कैश बुक में डाल के मैच कर लें। केस स्टडी देख लेते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ XYZ ट्रेडर्स। ये एग्जांपल कुछ ऊपर जैसा ही है पर इसमें एक फॉर्मेट हम देख लेंगे। XYZ ट्रेडर, ए रिटेल बिजनेस, मेंटेन्स ए बैंक अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजेक्शन इन इट्स कैश बुक। एट द एंड ऑफ अप्रैल द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस वाज 2 लाख, बैंक स्टेटमेंट में 2 लाख है, वाइल द कंपनी कैश बुक शोड 2,10,000। आफ्टर रिकन्सिलेशन XYZ ट्रेडर फाउंड द फॉलोइंग डिफरेंसेस। देखिए चेक इशूड किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था 15,000 का, अप्रैल में इशू किया, मई में वो क्लियर होगा, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, 25,000 का चेक डिपॉजिट किया अप्रैल 30 को, 2 मई को क्लियर हुआ, वो रिफ्लेक्ट हुआ बैंक स्टेटमेंट में, ठीक है। बैंक चार्जेस 1,000 लग गए, इंटरेस्ट 1,000 क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये सब का सोल्यूशन जो है, अब देखिए यहाँ पे solution of the outcome. After adjusting these differences, XYZ trader updated their cash book and the final balance matched the bank statement. The reconciled balance is 2 lakh bank statement, bank balance, 25,000 check deposited, add कर लिया, 50,000 check issued, minus कर दिया,
1000 बैंक चार्जेस, 1000 इंटरेस्ट, तो लास्ट में 2,10,000 कैश बुक बैलेंस आ गया। रेगुलर रिकन्सिलेशन हेल्प्स बिजनेसेस अवॉइड फाइनेंशियल एरर्स एंड एंश्योर देयर रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द अवेलेबल फंड्स। तो रेगुलर रिकन्सिलेशन बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन, ए BRS help identify differences between the company's records and the bank statement, ensuring accurate financial reporting and preventing errors or fraud. Regular reconciliation helps businesses track their actual available funds efficiently. ठीक है, तो देखिए छोटे छोटे बिजनेसेस में तो BRS का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जहाँ बड़े अमाउंट में फ़ीस आती है, वहाँ पे रिकन्सिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक चीज़ ध्यान रखें, आप अपना अकाउंट नंबर किसी को शेयर ना करें, जिससे आपका BRS ज़्यादातर ठीक रहेगा। अकाउंट नंबर शेयर करने से क्या होता है, सडनली समवन ABCD आपके अकाउंट में जमा करा देगा पैसे, और आप जो है परेशान हो जाओगे, भाई ये किसने और क्यों दिए हैं। पहले तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे और फिर उसका BRS बनाने में बड़ी दिक्कत होगी। तो फ़ी पोर्टल रखें। फ़ी पोर्टल रखने से क्या होता है, आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड आती है, उसका डेटा मिलता है आपको एंट्री करने में ईजी रहता है, ठीक है, और टाइमली आपको उसका पता चल जाता है कि ये पैसे क्यों आए हैं। और बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट के लिए आपको थोड़ा सा विजिल रहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कौन से मंथ में बैंक चार्ज लगाता है या कौन से मंथ में इंटरेस्ट देता है, तो उससे आपको ध्यान रखना होगा कि इस महीने लगेंगे। अब मान लीजिए आपने चेक इशू किया, तो चेक भी इशू ना करें भाई किसी को, आप जो है अकाउंट ट्रांसफ़र ही करें थ्रू NEFT मैंडेट इशू करके, या PFMS है तो PFMS के थ्रू करें। उससे क्या होता है, आपका बैंक जो चेक है आपने अप्रैल में इशू किया और 3 महीने की वैलिडिटी में कोई आदमी उसे जून में लगा रहा है, तो आपका बैंक रिकन्सिलेशन सिस्टम बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगा। सो ट्राई टू मेक ट्रांजेक्शन्स थ्रू ऑनलाइन मोड, रिसीविंग एज वेल एज पेमेंट, ठीक है। आई होप आपको बैंक रिकन्सिलेशन सिस्टम समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कुछ और अकाउंटिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।